हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 16 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 16 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। देखिए, अभी तक जिन स्टूडेंट ने चैनल की इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है वे प्ले स्टोर में जाएंगे और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। जिन्होंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है ये इस एप्लीकेशन को अपडेट ज़रूर कर लेंगे। देखिए, इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। डेली फ्री पीडीएफ ये तो मिलती ही है। करंट अफेयर की क्विज़ जो सारे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं उन्हें मालूम ही है कितनी बेहतरीन क्विज़ आप लोगों के लिए इसमें अपलोड की जाती है। साथ में इसमें आप अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं। डेली ऑडियो रिवीजन ये पर डे आपको मिलेगा। डेली फ्री क्विज़ मिलेगी, मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ। तो अभी तक आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, इसे आप अभी इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले हम कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में CAFMD ये भी हाल ही में भारत और USA के बीच में शुरू किया गया है। भारत ने अभी हाल ही में जॉर्जिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये किया है। बाजरा हब बनाने के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार है इसने बाजरा मिशन की शुरुआत की है और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये हरियाणा बन गया है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र के साथ समझौता करने वाला जो पहला राज्य है उत्तराखंड बना। और अभी हाल ही में जो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इससे सम्मानित की गई हैं भानुमति घीवला। लॉकडाउन के दौरान मतलब कि ये कोरोना काल में इन्होंने जिस हिसाब से सहयोग दिया और कोविड-19 पेशेंटों की इन्होंने जैसे हेल्प की है, इनके समर्पण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जो किचन वेयर ब्रांड है वंडर शेफ, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया है और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए चुने गए हैं जो रूट। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रक्त परीक्षण के लिए यानी कि ब्लड टेस्ट के लिए दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है? तो ये भी हाल ही में शुरू किया गया है ब्रिटेन में, जहां 50 से अधिक प्रकार के कैंसरों का पता लगाया जा सकेगा। देखिए, जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी कुछ समय पहले ही, जिसमें ये बताया गया था कि दुनिया में हर साल लाखों की तादाद में जो कैंसर पेशेंट है ये अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड टेस्ट है इसमें होगा क्या कि व्यक्ति के DNA में ये टेस्ट किया जाएगा कि उसमें किसी भी तरह की जो कैंसर सेल है या कैंसर कोशिका ये है या नहीं। और यदि ये पता चल जाता है तो उस व्यक्ति के शुरुआती लक्षण में ही, क्योंकि आप जानते ही हैं कैंसर के 4 लक्षण होते हैं, यदि कोई व्यक्ति चौथे स्टेज में पहुंच जाता है तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि वो बहुत कम दिन सर्वाइव कर पाता है, लेकिन यदि स्टेज 1 में ही मालूम हो जाए कि व्यक्ति को कैंसर है तो शुरुआती दौर में ही उसे या तो बचाया जा सकता है या उसके ज़्यादा दिन तक जीने की संभावना ये बढ़ जाती है। तो इसी के लिए दुनिया का ये जो सबसे बड़ा ब्लड टेस्ट है रक्त परीक्षण जो कि शुरू किया गया है ब्रिटेन में। यदि हम बात करें ब्रिटेन की, इसकी कैपिटल है लंदन। लंदन जो कि टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। देखिए, कुछ समय पहले ही ब्रिटेन के द्वारा इसकी निजी डिजिटल करेंसी जो कि होगी बिटकॉइन ये जारी करने की घोषणा की गई है। हालांकि हमने जो पढ़ रखा है वो बिटकॉइन है। ब्रिटेन अपनी नई करेंसी लाने जा रहा है जिसका नाम है ब्रिटकॉइन। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है लिवरपूल। इसे अभी हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटा दिया गया है। जो ब्रिटेन है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन से भी अलग होने वाला पहला देश ये भी ब्रिटेन ही है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, 2030 तक इसने ये घोषणा कर दी है कि ये पेट्रोल डीजल कारें पूरी तरह से बंद कर देगा। और इसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था कि इंग्लैंड जो कि दुनिया का ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जहां हर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये स्थापित होंगे। थोड़ा सा हम कुछ क्विक रिवीजन कर लेंगे अदर ऑप्शन के बारे में। चाइना की कैपिटल आप जानते हैं बीजिंग है, करेंसी रेनमिनवी है। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल। फ्रांस के बारे में यदि हम बात करें तो कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। फिर मैंने आप लोगों से कल 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे। पहले का राइट आंसर था बांग्लादेश और रोंग संरक्षण केंद्र जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। आप लोगों के लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डल झील में फ्लोटिंग ATM किस बैंक ने खोला है? और काली गर्दन वाला सारस और स्नो लेपर्ड को यानी कि सारस को राजकीय पक्षी और हिम तेंदुओं को राज्य पशु
किस राज्य या यूटी के द्वारा घोषित किया गया है? देखिए, उदित सर के द्वारा आप लोगों के लिए ये जो जीके बूस्टर डोज दिया जाता है, जो कि 7 सितंबर से शुरू हो चुका है, ये प्रतिदिन आप लोगों को रात में 9 बजे आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती हैं। बाकी क्लासेस से ये क्यों अलग है, जो स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर रखे होंगे उन्हें मालूम होगा। हर तरीके के जीके के क्वेश्चन सर के द्वारा इसमें कवर कराए जाते हैं, तो इससे जुड़ना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, हर दिन रात में 9 बजे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी ये कौन बनी है? तो ये बन गई है स्काई रूट एरोस्पेस। तो देखिए, इसरो आप जानते ही हैं भारत की स्पेस एजेंसी है और इसके साथ अब टाई अप कर लिया है स्काई रूट ने। स्काई रूट जो कि एक निजी कंपनी या इसे आप प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसरो की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, एक लाइन में याद रखेंगे तो इसरो से मिलने वाली जितनी भी फैसिलिटीज़ जो कि इसरो अपने लिए इस्तेमाल करता है, इन सभी फैसिलिटीज़ का अब इस्तेमाल ये स्काई रूट भी कर सकेगा। ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित एक कंपनी है। तो अब यदि हम बात करें इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक में है। फॉर्मेशन ईयर है इसका 1969। संस्थापक थे विक्रम अम्बलाल साराभाई और इसके पहले अध्यक्ष भी यही थे के सिवान। इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, जो कि प्रेजेंट टाइम में इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो से रिलेटेड आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, इसका एक अर्धमानव रोबोट था जिसका नाम था व्योम मित्र। अभी एमपीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा भी गया था। इसरो के द्वारा ही डेवलप किया गया है और हाल ही में इसरो का जो मिशन था चंद्रयान 2, इसने 9000 चक्कर ये कंप्लीट कर लिए हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था हाल ही के दिनों में, मतलब कि ये लास्ट मंथ की न्यूज़ है। जुलाई में पृथ्वी का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था 03 लॉन्च तो किया गया था, लेकिन ये फेल कर गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में जो नॉर्थ कोरिया है, यानी कि उत्तरी कोरिया, इसके द्वारा लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अब देखिए, क्रूज मिसाइल क्या होती है, इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि मान लीजिए ये है मिसाइल और ये है टारगेट। तो क्रूज मिसाइल ये समानांतर जाकर के कुछ इस तरह इस पर वॉर करती है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल जो कि टारगेट इस तरह है, यानी कि ये है मिसाइल, ये है टारगेट। ये कैसे अपने लक्ष्य को भेदती है? ये जाती है ऊर्ध्वाधर, जबकि समानांतर जाती है क्रूज मिसाइल। और अभी इसी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। कहा जाए तो ये जो नॉर्थ कोरिया है, आप जानते हैं अमेरिका के साथ इसका जो टशन चल रहा है, उसी बीच ये अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत बनाना चाहता है और किसी भी तरह से ये अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता। इसके लिए अब इसने अपनी इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यदि आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये है नॉर्थ कोरिया की लोकेशन। इसकी कैपिटल की यदि हम बात करें तो ये है प्योंगयांग। करेंसी तो ये है नॉर्थ कोरियन वॉन। थोड़ा आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं। देखिए, जो नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को विभाजित करने वाली जो रेखा है ये कहलाती है 38 पैरेलल लाइन, यानी कि 38वीं समानांतर रेखा। जबकि मैंने आप लोगों को अमेरिका के लोकेशन में बताया था कि अमेरिका और कनाडा को विभाजित करने वाली जो रेखा है, या आप कह सकते हैं दोनों के बीच में एक चैनल है जिसे आप 49 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और हाल ही में अपने देश भारत के द्वारा इसी नॉर्थ कोरिया को कोरोना आपातकाल के दौरान $1 मिलियन की चिकित्सकीय सहायता ये भी प्रोवाइड कराई गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में लसिथ मलिंगा के द्वारा कर दी गई है। हालांकि ये जो लसिथ मलिंगा है, इन्होंने टेस्ट और वनडे से तो पहले ही संन्यास ले रखा था, लेकिन अभी यदि देखा जाए तो क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनका नाम लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आया था। लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड ये लसिथ मलिंगा के नाम है और लगातार इन्होंने ये जो उपलब्धि है ये दूसरी बार हासिल की थी। बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। तो श्रीलंका की यदि हम बात करें, भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे आप पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी। इसी मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एक डुगोंग संरक्षण केंद्र जो कि 500 किलोमीटर के एरिया में स्थापित होगा, ये स्थापित किया जा रहा है। श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे आप जानते ही हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही भाई भाई हैं। प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। इसके अलावा हाल ही में यहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा
जिस हिसाब से यहाँ आर्थिक संकट आया हुआ है, इसे देखते हुए यहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा भारत श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। श्रीलंका से ही रिलेटेड एक और क्रिकेटर का नाम आप याद रखेंगे, ये है मुथैया मुरलीधरन। आप लोगों को याद होगा, विजडन के द्वारा भी हाल ही में दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ये रहे थे टॉप पर। भारत की तरफ से जो रविंद्र जडेजा जी हैं, ये दूसरे स्थान पर थे, मतलब कि भारत की तरफ से टॉप पर थे। ओवरऑल मुथैया मुरलीधरन के बाद इनका स्थान वर्ल्ड में दूसरा था। अगला क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में, मतलब कि नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ में यह आयोजित होगा, जिसे आप डिफेंस एक्सपो के नाम से जानते हैं। अब इस डिफेंस एक्सपो में होना क्या है, देखिए भारत के अलावा जितने भी देश हैं इसमें शामिल होंगे और अपनी जो रक्षा सामग्री है, फॉर एग्जांपल जैसे कि रशिया अभी डेवलप कर रहा है S-500 मिसाइल। हालांकि जो S-400 मिसाइल है ये ऑलरेडी भारत ने रशिया से परचेस कर रखी है, इसका एडवांस वर्जन है S-500 मिसाइल। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, अमेरिका की बोइंग कंपनी से रिलेटेड है। तो ऐसे ही दुनिया की विभिन्न कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं और अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ शो करेंगी, यानी कि एक तरह से ये प्रदर्शनी आयोजित की जानी है कि हमारे देश का या हमारी कंपनी का प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो आपको परचेस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है भारत अमेरिका रक्षा वार्ता, कहने का मतलब है कि भारत अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहता है अफ्रीका के साथ, क्योंकि यदि आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये है अफ्रीका। जो चाइना है अपना पड़ोसी, ये अपने जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट है ये कर रहा है अफ्रीका में। आप लोगों ने लामू पोर्ट सुना होगा जो कि केन्या का है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका की जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं ये उतनी समृद्ध नहीं है, यानी कि गरीब ही हैं। ऐसे में जो चाइना है इसकी नज़र इस पर क्यों बनी हुई है, क्योंकि यहाँ खनिज है, यानी कि मिनरल्स अफ्रीका में ज़्यादा हैं। तो भारत भी चाहता है कि अफ्रीका के साथ इसके जो संबंध हैं ये और मजबूत हों। इसलिए ये जो डायलॉग होने वाला है या जो समिट होने वाली है, इसकी थीम ही रख दी गई है भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना। तो इस तरह की ये जो समिट रहेगी अगले साल आयोजित की जानी है। थोड़ा सा हम वर्ल्ड मैप के थ्रू जान लेते हैं अफ्रीका के बारे में। ये तो आप जानते हैं एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, यानी कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये जो अफ्रीका है ये एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों ही गुजरती हैं। यहाँ की हाल ही में दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा हीरा है ये इसी अफ्रीका के बोत्सवाना में पाया गया था। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए साउथ अफ्रीका से जो चीते हैं ये लाए जाने हैं भारत में, और भारत में यहाँ जो मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला है, श्योपुर के कूनो अभ्यारण्य में इसे स्थापित किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोमेटो के को फाउंडर ने इस्तीफा दिया है, इनका नाम क्या था? तो ये जो गौरव गुप्ता थे जोमेटो के को फाउंडर थे, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। जोमेटो के बारे में आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि 2018 में गौरव गुप्ता को इसका COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये भी बनाया गया था। और इसके अलावा यदि देखा जाए तो जोमेटो को आगे ले जाने में, मतलब कि जो जोमेटो है इसने शेयर बाजार में तो खुद को सूचीबद्ध कर ही लिया था, जिस हिसाब से ये कंपनी ग्रो कर रही थी, उसी बीच में अब जो गौरव गुप्ता है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। C विजय कुमार की यदि हम बात करें तो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड यानी कि SCL के ये भी हाल ही में CEO बने हैं। विजय शेखर शर्मा ये हैं पेटीएम के CEO, जबकि जो संदीप कटारिया है ये बाटा जो कि एक फुटवेयर निर्माता कंपनी है, बाटा के ग्लोबल CEO बनने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति बने हैं, संदीप कटारिया। आप लोगों के द्वारा ये जो क्विज अटेम्प्ट की जाती है, जो कि लिस्ट में आप लोगों को लीडर बोर्ड पर दिखा रही हूँ, जो भी इसमें सही अटेम्प्ट यानी कि जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं इनकी लिस्ट शो की जाती है। तो जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल तो कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ही आप पर डे क्विज ये इसमें सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिला करके कौन सा नया टीवी लॉन्च किया गया है? हालांकि इसकी जो घोषणा है ये लास्ट ईयर ही कर दी गई थी। लोकसभा और राज्यसभा टीवी दोनों मिल करके अब कहलाएंगी संसद टीवी। अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है और रीज़न इसका ये है, देखिए सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा था लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। UPSC के एस्पिरेंट जो है ये मोस्टली इसे फॉलो करते थे, लेकिन रीज़न ये बताया गया था कि सरकार इसका जो खर्च है ये उठा नहीं पा रही थी, जिसके कारण अब दोनों को मर्ज करने का फैसला किया गया। तो दोनों ही टीवी अब मिल करके कहलाएंगी संसद टीवी। और इस चैनल में
मतलब कि 35 थीम शामिल होंगे। अलग अलग कार्यक्रम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इसमें प्रसारित किए जाने हैं। साथ ही ये जो संसद टीवी है, इसके पहले सीईओ ये भी बने थे। संसद टीवी के पहले सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो इनका नाम था रवि कपूर। यदि हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा आप जानते ही हैं, हमारी जो संसद है ये 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है। एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरे होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। यदि हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा जिसे आप निम्न सदन कह सकते हैं, इसका उल्लेख है आर्टिकल 81 में। और ये एक अस्थायी सदन होती है, मतलब कि ये कभी भी भंग हो सकती है। वैसे यदि देखा जाए तो इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। यदि हम बात करें राज्यसभा की, उच्च सदन है, आर्टिकल 80 में इसके बारे में बताया गया है। और ये एक स्थायी सदन है, मतलब कि ये कभी भी भंग नहीं होती। भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यदि पूछी जाए तो ये उत्तर प्रदेश की है। टोटल 80 लोकसभा सीटें ये आती है उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये कब मनाया गया? तो ये भी हाल ही में 15 सितंबर को मनाया गया है। हालांकि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे ये भी सेलिब्रेट किया गया है। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, इन्होंने 2007 में एक प्रस्ताव लाया था, जिसके बाद से 2008 से हर साल हम मना रहे हैं लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मतलब कि दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति का पता लगाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। हालांकि थीम उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आप एक इंडेक्स से रिलेट कर सकते हैं। इंडेक्स का नाम है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। यदि आपसे पूछा जाए कि ये इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा ये जो इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, अभी फरवरी की ही बात है, जो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स ये रिलीज़ किया गया था। इसमें भारत की रैंकिंग 53 बताई गई, जबकि इसमें टॉप पर रहा था नॉर्वे। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो 8 सितंबर को आप जानते ही हैं लिटरेसी डे यानी कि साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को मनाया गया है आत्महत्या के खिलाफ की रोकथाम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे 2021 की थीम क्या रही है? तो देखिए, जो वर्ल्ड ओजोन डे है ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप लोगों को मालूम ही है। इस बार की इसकी थीम थी कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। कहने का मतलब है कि हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। ओजोन की यदि हम बात करें तो ये जो ओजोन है ये कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में। यदि देखा जाए तो ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इनसे ये हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण इसमें लगातार छेद होते जा रहे हैं, जिसके कारण इनका संरक्षण ज़रूरी है। और इसी के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड ओजोन डे ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत को नापने की जो यूनिट है ये क्या कहलाती है, तो ये डॉप्सन कहलाती है। कुछ अदर ऑप्शन में मैंने थीम लिख रखी है, जैसे कि वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन किसकी थीम थी? तो अभी जो बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया, बायोडाइवर्सिटी डे ये 22 मई को मनाया जाता था, 22 मई को ही मनाया जाता है, जिसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और मैंने आप लोगों को बताया था कि 2019, 20, 21 इन तीनों सालों के लिए जो वर्ल्ड कैंसर डे है, जो कि हम कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 4 फरवरी को। इन तीनों सालों के लिए ये थीम फिक्स कर दी गई है, आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं हूँ और मैं रहूँगा। ये सारी थीम इस साल के लिए है, इसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है सुजान क्लार्क ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो ये जो सुजान क्लार्क है ये अंग्रेजी लेखिका हैं। 2021 के लिए इनकी ये जो उपन्यास रहा था पैरानेसी, इसी पैरानेसी के लिए इन्होंने फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार जीता है। इस अवार्ड की यदि हम बात करें तो यूके का यानी कि ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार आप कह सकते हैं। इनमें से ये एक है। इंग्लिश में लिखे गए सबसे अच्छे उपन्यास के लिए ये दिया जाता है किसी भी नेशनलिटी की महिला के लिए, जो कि 1996 से प्रोवाइड कराया जा रहा है। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ये जो अरुंधति रॉय है, अरुंधति रॉय की एक बुक थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसके लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। अभिजीता गुप्ता की हम बात करें यदि, तो मैथिली सरल गुप्ता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्हीं की ये परपोती हैं। इनकी हाल ही में किताब लॉन्च हुई हैप्पीनेस ऑल अराउंड,
और अभी हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका इन्हें कंसीडर किया गया है। 7 साल इनकी उम्र है। ओल्गा टोकार्जुक की यदि हम बात करें तो ये पोलिश राइटर हैं। 2018 का देखिए साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में किसी भी तरह का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो 2019 में दिया गया, दोनों साल का एक साथ। 2018 का दिया गया ओल्गा टोकार्जुक को और 2019 का दिया गया था पीटर हैंडके को। किस क्षेत्र में? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण किसने किया है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट का। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया है मुरैना जिले से। देखिए मुरैना जिला ये इनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। इसका नाम है मेसर्स सहारा फ्रोजन फ्रूट्स परियोजना, जिसके तहत कुल लागत है इसकी लगभग आप कह सकते हैं 21 करोड़ रुपए और मंत्रालय के द्वारा 10 करोड़ रुपए ये तो दे ही दिए गए हैं। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी, इससे आप कह सकते हैं कि लगभग 700 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार मिल सकेगा। साथ ही इसके माध्यम से 1000 किसान ये भी लाभान्वित होंगे। तो भारत सरकार के द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट में या आप कह सकते हैं इस क्षेत्र में काफ़ी बल भी दिया जा रहा है और इसी के लिए ये जो यूनिट है ये उद्घाटन किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा मुरैना में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल के रूप में अभी हाल ही में मंगू भाई छगन भाई पटेल की नियुक्ति की गई है। अब हम कुछ रैंडम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि वन लाइनर फॉर्मेट में संसार का सबसे बड़ा फूल ये रिफ्लेशिया है, आप लोगों को मालूम है। सबसे छोटा यदि पूछा जाए तो ये है वुल्फिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी ये है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी हम्बिंग बर्ड। सबसे पहले इंसान ने कुत्ते को पालना शुरू किया था और अंतरिक्ष यात्री जो कि बाहर से आकाश ये काले रंग का दिखाई देता है। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन है और संसद की ये जो संयुक्त अधिवेशन होती है ये प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है। यदि पूछा जाए किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करते हैं ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। LBW ये क्रिकेट से रिलेटेड है और ओजोन लेयर जो कि हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये है अजमेर राजस्थान में। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के बाद। सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में है और ये जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। दुनिया की सबसे लंबी रिवर ये है नील रिवर, जो कि अफ्रीका में विक्टोरिया लेक से निकलती है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था महेंद्र सिंह धोनी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जिम लैंगजोन ये किस कंपनी के CEO ये बने हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।